एवरीवन, दिस इज वर्षा भाटी एंड वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th चैप्टर नंबर 7 फंक्शंस का पार्ट 2 बना रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? स्कोप ऑफ वेरिएबल से पढ़ना शुरू करेंगे। तो स्कोप ऑफ वेरिएबल में है क्या, तो इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अ वेरिएबल डिफाइंड इनसाइड अ फंक्शन कैन नॉट बी accessed outside it. Every variable has a well-defined accessibility. The part of the program where a variable is accessible can be defined as the scope of that variable. A variable can have one of the following two scopes. यानी कि क्या बोला है कि जैसे हमने एक फंक्शन डिफाइन किया तो वो कोई सा भी फंक्शन हो सकता है, एक यूजर डिफाइन या फिर आपने एक अगर एक बिल्ट इन फंक्शन भी लिया तो कोई बात नहीं। तो मान लो कि हमने एक यूजर डिफाइन फंक्शन लिया, हमने उसे डिफाइन किया, फिर उसके अंदर हमने उसका कोड लिखा। अब अगर हमने क्या किया, मान लो अब हम फंक्शन के बाहर आ गए और अगर हम देखें तो हमारा ये जो वेरिएबल है वो सिर्फ कहाँ तक एक्सेसिबल है, उस फंक्शन के अंदर तक ही एक्सेसिबल है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर इस फंक्शन के अंदर वाला पार्ट है तो हम उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, पर अगर हम उस फंक्शन से बाहर आ जाए तो हम उस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। तो एक वेरिएबल हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? वेरिएबल डिफाइंड इनसाइड अ फंक्शन कैन नॉट बी एक्सेस्ड आउटसाइड। यानी कि जो वेरिएबल हमने एक फंक्शन के अंदर क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया, उसको हम बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। और हर एक वेरिएबल क्या होता है, वेल डिफाइंड होता है और उसकी एक्सेसिबिलिटी अंदर ही होती है, फंक्शन के अंदर ही होती है। अब यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो दो तरह के स्कोप के साथ हो सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिख रखा है कि वेरिएबल स्कोप और लोकल स्कोप। तो यानी कि वेरिएबल्स किस तरह से हैं, दो तरह से हैं। एक आपको उनको ग्लोबली इम्पैक्ट करेंगे और एक लोकली इम्पैक्ट करेंगे। तो ये ग्लोबली और लोकली क्या है, तो इसे पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखो, अ वेरिएबल दैट हैज ग्लोबल स्कोप इज नोन एज ग्लोबल वेरिएबल। जैसे कि मैंने कहा कि अगर ग्लोबल स्कोप है तो ग्लोबल वेरिएबल, तो अगर लोकल स्कोप होगा तो लोकल वेरिएबल। तो अब पढ़ना शुरू करता है कि ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल आखिरकार है क्या। सो इन पाइथन अ वेरिएबल दैट इज डिफाइंड आउटसाइड एनी फंक्शन और एनी ब्लॉक इज नोन एज ग्लोबल variable. It can be accessed in any function defined onwards. Any change made to the global variable will impact all the function in the program where that variable can be accessed. यानी कि क्या बोला, ग्लोबल वेरिएबल क्या है, यानी कि ग्लोबल इम्पैक्ट करेगा। यानी कि वो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमने फंक्शन डिफाइन किया, एक मिनट बस, हमने फंक्शन डिफाइन किया, उसके अंदर हमने उसका वेरिएबल डाल दिया। अब अगर क्या हो रहा है, अगर हम उस वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, उस फंक्शन के बाहर भी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, या उस पर्टिकुलर ब्लॉक के बाहर अगर एक्सेस कर सकते हैं तो फिर वो क्या होगा, हमारा ग्लोबल वेरिएबल होगा। बट अगर क्या हो, अगर ऐसा ना हो तो फिर वो लोकल में आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर डिफाइंड आउटसाइड, अगर उस वेरिएबल को हम फंक्शन के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं तो वो क्या हमारा ग्लोबल वेरिएबल कहलाएगा। और साथ ही साथ में अगर हम कोई भी चेंज अपने ग्लोबल वेरिएबल के अंदर लाते हैं, यानी कि मान लो हमने एक फंक्शन लिखा, उसके अंदर हमारा वेरिएबल है, अगर हमने अपना ग्लोबल वेरिएबल बनाया है और उसमें कुछ चेंज किया तो फिर वो क्या करेगा, पूरे के पूरे प्रोग्राम को ही क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। लोकल वेरिएबल क्या है, इससे बिल्कुल ऑपोजिट होगा। लोकल वेरिएबल क्या है, हमारे फंक्शन के अंदर डिफाइन होगा और हमारे ब्लॉक के अंदर ही रहेगा, उसको हम क्या कहेंगे, लोकल वेरिएबल कहेंगे। और दूसरी चीज क्या रखी है इसमें, इट कैन बी एक्सेस्ड ओनली इन द फंक्शन। यानी कि जैसा ये क्या था, ग्लोबली एक्सेस हो सकता था, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे फंक्शन या फिर हमारे ब्लॉक के अंदर ही क्या होगा, डिफाइंड होगा। और ये फंक्शन क्या है, सिर्फ इट एग्जिस्ट ओनली टिल द फंक्शन एग्जीक्यूट। जब तक हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तब तक हमारा क्या करेगा, ये जो लोकल वेरिएबल है एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज ये भी खत्म हो जाएगा। तो ग्लोबल वेरिएबल क्या है, ग्लोबली इम्पैक्ट करेगा, और लोकल वेरिएबल क्या है, कोई भी मतलब इस तरह का इम्पैक्ट है। अगर हमने लोकल वेरिएबल में कुछ चेंज किया तो हमारे पूरे के पूरे प्रोग्राम पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। बट हाँ, छोटे से पार्ट में जहाँ पर हमने चेंजेस किया बस वही चेंज आएगा, पर पूरे प्रोग्राम के बाहर कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये बाहर वाले इससे कोई इम्पैक्ट ही नहीं करता। इसका एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं कि प्रोग्राम टू एक्सेस एनी वेरिएबल आउटसाइड द फंक्शन। यानी कि अगर हमें फंक्शन के बाहर किसी प्रोग्राम में से किसी वेरिएबल को अगर एक्सेस करना है तो किस तरह से करेंगे। सो टू एक्सेस एनी वेरिएबल आउटसाइड द फंक्शन हम क्या करेंगे, ग्लोबल वेरिएबल का यूज करेंगे। तो अब एग्जांपल पढ़ते हैं। तो देखो एग्जांपल में क्या रहता है, सबसे पहले इन्होंने नम की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन करी, नम इक्वल्स टू 5। उसके बाद हमने क्या किया, डिफाइन किया अपने फंक्शन को। तो डेफ माई फंक्शन, अभी हमने कोई भी पैरामीटर नहीं दिया, सिर्फ कॉलर लगा दिया। अब y इज इक्वल टू क्या किया हमने, नम प्लस 5। नम ऑलरेडी क्या है 5, उसमें हमने क्या कर दिया, प्लस 5 कर दिया, इसे रेस करता है। अब उसके बाद हमने क्या लिखा यहाँ पे, उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा, एक मिनट, अब हमने यहाँ पे ठीक है, प्रिंट क्या, प्रिंट हमने किया एक्सेस नम इन माई फंक्शन वैल्यू नम। यानी कि क्या बोला इन्होंने, हम नम को एक्सेस करना चाहते हैं, इसे रेस करती हूँ, साफ साफ दिखाती हूँ, प्रिंट एक्सेसिंग नम
जो क्या है ग्लोबल फंक्शन है इन माय फंक्शन, और वैल्यू इक्वल्स टू क्या है उसकी नम, यानी कि अभी हम इस वाले फंक्शन को एक्सेस कर रहे हैं। उसके बाद मैंने यहीं पे दूसरी चीज क्या प्रिंट कराई, मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया प्रिंट एक्सेसिंग वाई लोकल वेरिएबल ऑफ माय फंक्शन एक्सेसिंग वैल्यू इज इक्वल टू वाई। यानी कि अगर देखो ध्यान से देखो, मैंने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें मैंने एक फंक्शन को डिफाइन किया है, पहले तो एक वैल्यू दे दी, फिर उसके अंदर एक प्रोग्राम को मैंने डिफाइन किया। अब उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया कि मैं y इज इक्वल टू नम प्लस 5। ये क्या है, ये हमारे फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिफाइन हो रखा है और ये हमारा फंक्शन के बाहर डिफाइंड है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ग्लोबली और लोकली आपको दिख गया होगा। तो देखो प्रिंट अगर हम करेंगे एक्सेसिंग नम, अब मैं नम को एक्सेस कर रही हूँ तो वो क्या है ग्लोबल फंक्शन है, तो ग्लोबल इन माय फंक्शन, हमने फंक्शन को कॉल कर लिया। अब इसके बाद वैल्यू क्या होगी, हमारी वैल्यू होगी नम के बराबर। उसके बाद मैंने दूसरी लाइन में क्या प्रिंट किया, दूसरी लाइन में मैंने प्रिंट किया कि हम क्या कर रहे हैं एक्सेसिंग वाई, वाई को एक्सेस कर रहा है जो कि एक लोकल वेरिएबल है ऑफ माय फंक्शन की, और इसमें से हम वैल्यू क्या निकालेंगे, वाई की वैल्यू निकालेंगे। जब इसमें हम माय फंक्शन को यहाँ पर हमने क्या किया कॉल किया, तो उसके बाद हमने क्या किया, जब हमने माय फंक्शन को कॉल किया उसके बाद हमारा आउटपुट आया, तो आउटपुट अगर हम देखेंगे तो क्या आएगा, देखो एक्सेसिंग नम यही प्रिंट होकर आएगा। अब ऑब्वियसली बात है जो ग्लोबल फंक्शन है वो तो वही प्रिंट होकर आएगा ना जो दे रखा है, तो 5 आ गया। जब हमने y को एक्सेस किया तो उसकी जगह पे हमने क्या देखा कि हमें नम प्लस 5 करना है, तो नम तो ऑलरेडी 5 है, उसमें प्लस 5 करोगे तो क्या आ जाएगा, 10 आंसर आ जाएगा। तो इसलिए जो हमने लोकल वेरिएबल को क्या किया, यहाँ पे हमने एक्सेस किया तो उसका आंसर में क्या आया, 10 हमें देखने को मिला। और एक्सेसिंग नम आउटसाइड माय फंक्शन, ये भी वाला प्रिंट जैसे हमने यहाँ पे प्रिंट करा रखा है, तो एक्सेसिंग नम आउटसाइड माय फंक्शन, अगर माय फंक्शन के बाहर वाले नम को एक्सेस करें तो वो क्या है 5, यहाँ पे 5 एक्सेस हो गया। और अगर दूसरी चीज यहाँ पे जो हमने प्रिंट करा रखी है वो क्या है हमारी, ये है हमारी प्रिंट एक्सेसिंग वाई आउटसाइड माय फंक्शन, माय फंक्शन के बाहर वाला जो फंक्शन है उसको कॉल करो जो कि वाई है। तो माय फंक्शन के बाहर तो कोई वाई नहीं है, माय फंक्शन के अंदर वाई जरूर है, तो यानी कि माय फंक्शन के बाहर कोई वाई डिफाइंड नहीं है, क्योंकि एक लोकल वेरिएबल है तो ग्लोबली क्या है डिफाइंड नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या मिलेगी, यहाँ पे एरर देखने को मिल जाएगी, क्योंकि बाहर आपको वो देखने को मिलेगा ही नहीं। तो आई होप समझ में आया कि किस तरह से आप लोकल वेरिएबल को और ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो। जो ग्लोबल वेरिएबल है उसको आपने नम से डिफाइन करके, डिफाइन भी नहीं किया, सिर्फ नम से उसकी वैल्यू आ गई। डिफाइन तो आपने वाई वाले फंक्शन को किया था, और जब आपने वाई वाले फंक्शन को आउटसाइड द फंक्शन डिफाइन करने के लिए कहा और उसे एक्सेस करने के लिए कहा, तो हम उसे एक्सेस नहीं कर पाए, क्योंकि वो फंक्शन के अंदर वेरिएबल जो है वो डिफाइन है, फंक्शन के बाहर हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते। तो आई होप समझ में आया होगा। तो अब यहाँ पे क्या दे रखा है, ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल के आउटपुट हमने देख लिए। अब देखो एक और एग्जांपल दे रखा है, पर उससे पहले 3 पॉइंट पढ़ते हैं। एनी मॉडिफिकेशन टू ग्लोबल वेरिएबल इज परमानेंट एंड अफेक्ट ऑल द फंक्शन वेयर इट इज यूज्ड। अब देखो जैसे हमने देखा कि नम इक्वल्स टू क्या कर रखा था, हमने 5 कर रखा था। अब ये क्या था, ग्लोबल फंक्शन था। अब मैं अगर नम की वैल्यू चेंज करके 10 कर देती तो y ऑटोमेटिकली क्या हो जाता, 15 हो जाता, क्योंकि नम प्लस 5 था। अगर मैं नम को 6 कर देती तो y ऑटोमेटिकली क्या हो जाता हमारा, 11 हो जाता। तो क्या समझ में आ रहा है कि जो हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, अगर हमने उनमें कुछ भी मॉडिफिकेशन करी तो एक तो वो परमानेंट हो जाएगी, साथ ही साथ में पूरे के पूरे फंक्शन को क्या करेगी, इफेक्ट करेगी ही करेगी। दूसरी चीज दी है, इफ अ वेरिएबल विद द सेम नेम एज द ग्लोबल वेरिएबल इज डिफाइंड इनसाइड अ फंक्शन देन इट इज कंसीडर्ड लोकल टू दैट फंक्शन एंड हाइड द ग्लोबल वेरिएबल। यानी कि अगर हम क्या करें, जैसे हमने कोई बाहर एक ग्लोबल फंक्शन लिया, फिर डिफाइन किया, फिर अंदर एक लोकल वेरिएबल लिया, और दोनों के नेम क्या कर दिए हमने, सेम कर दिए, यानी कि एज द ग्लोबल वेरिएबल इज डिफाइंड इनसाइड अ फंक्शन। जैसा कि हमारा जो ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल, अगर हमने उन दोनों को सेम डिफाइन कर दिया, सेम नाम देकर, तो हम क्या करेंगे, देन इट इज कंसीडर्ड लोकल टू द फंक्शन। यानी कि फिर क्या होगा, फिर वो एज अ लोकल वेरिएबल क्या होगा, हमारे फंक्शन के लिए कंसीडर किया जाएगा, नॉट अ ग्लोबल वेरिएबल। तो आप समझ में आया होगा। तीसरा लास्ट पॉइंट दे रखा है इसमें, इफ द मॉडिफाइड वैल्यू ऑफ अ ग्लोबल वेरिएबल इज नॉट टू बी यूज्ड आउटसाइड द फंक्शन देन द कीवर्ड ग्लोबल शुड बी प्रीफिक्स्ड टू द वेरिएबल नेम इन द फंक्शन। यानी कि अगर हमने क्या किया, अगर हमने एक वेरिएबल को मॉडिफाई किया, जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है उसको मॉडिफाई किया, और फिर यहाँ पे उसे क्या किया, उसको आउटसाइड द फंक्शन यूज करने की कोशिश करी, तो हम क्या करेंगे, हम एक ग्लोबल कीवर्ड का यूज करेंगे, ऐसा प्रीफिक्स यूज करेंगे, और फिर क्या करेंगे, अपने उस वेरिएबल के आगे उस ग्लोबल का नाम लगा करके उस पर्टिकुलर जो भी हमारा फंक्शन है उसे डिफाइन करने की और उसे एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेस एनी वेरिएबल आउटसाइड द फंक्शन। हम क्या कर रहे हैं, जो भी फंक्शन हमारा, कोई सा भी फंक्शन अगर वेरिएबल जो है अगर हमारा फंक्शन के बाहर डिफाइन है, तो हम क्या करेंगे, उस
वेरिएबल को बाहर वाले फंक्शन से एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। तो num इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। अब हमने डिफाइन किया माय फंक्शन, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पे प्रीफिक्स फॉर्म में यूज करेंगे, यानी कि जो हमारा ग्लोबल कीवर्ड है उसका यूज करेंगे। अब हमने फंक्शन डिफाइन किया, उसके अंदर हमने लिख दिया ग्लोबल num, और फिर हमने क्या प्रिंट किया हमने एक्सेसिंग num इक्वल्स टू num। फिर हमने क्या किया, num इक्वल्स टू 10 कर दिया, यानी कि num की वैल्यू क्या कर दी, 10 कर दी, और बाहर num की वैल्यू क्या है, 10 है। इसे इरेज करते हैं। अब बाहर num की वैल्यू क्या थी, 5 थी, और अंदर num की वैल्यू क्या कर दी हमने, 10। उसके बाद हमने प्रिंट कराया num रीअसाइन इक्वल्स टू num, यानी कि जो num की वैल्यू हमने रीअसाइन करी है वो वाले num की वैल्यू क्या करो आप यहाँ पे प्रिंट करवाओ। तो अब लास्ट में हमने क्या किया, अपने फंक्शन को कॉल किया माय फंक्शन। उसके बाद हमने क्या किया, प्रिंट कर दिया। इसका आउटपुट भी देखेंगे तो डरने की बात नहीं है। लास्ट में प्रिंट करेंगे अपना एक्सेसिंग num आउटसाइड माय फंक्शन, यानी कि जो माय फंक्शन के बाहर वाला num है पहले तो उसको एक्सेस करो। तो ऑब्वियस सी बात है, जो बाहर वाला है वो फंक्शन जो है वो एक्सेस होकर हमें मिल जाएगा। इसे रेज करते हैं एक मिनट, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। फिर उन्होंने यहाँ क्या, देखो अगर हम ऑब्वियस सी बात है अगर प्रिंट वाली चीजें देखें तो एक्सेसिंग num, अगर सबसे पहले num को एक्सेस करें तो सबसे पहले num हमारा है कौन सा, जो ग्लोबल वेरिएबल है हमारा 5, तो वो यहाँ पे देखो एक्सेस होकर आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने num को रीअसाइन किया। तो जैसे मैंने कहा था, हमने num को अगर रीअसाइन किया है तो हम प्रिंट कराएंगे रीअसाइन वाले num को। तो वो देखो जो हमारा लोकल वेरिएबल है और जो ग्लोबल वेरिएबल है दोनों के नाम सेम है, तो हम क्या करेंगे, लोकल वेरिएबल को एक्सेस यहाँ पे करेंगे। तो num जो रीअसाइन हुआ है वो कौन सा है हमारा, 10 वाला। तो यहाँ पे हमारे आंसर में भी क्या आ जाएगा, देखो 10 देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इन्होंने क्या बोला है कि प्रिंट कराओ एक्सेसिंग num आउटसाइड माय फंक्शन। माय फंक्शन के बाहर वाला आप सोचो कि 5 है, तो यहाँ पे 5 क्यों नहीं प्रिंट होकर आया। और वैसी बात है कि अगर हमने क्या कर दिया, num जो लोकल वेरिएबल है और num जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, जब हमने दोनों के नाम सेम कर दिया और उसको रीअसाइन करके हमने 10 कर दिया, तो हमने सेकंड पॉइंट में पढ़ा ना कि फिर हम क्या करते हैं, जो बाहर जो लोकल वेरिएबल होता है उसको यूज करते हैं, ना कि ग्लोबल वाले को। तो इसलिए हमारा आंसर क्या आया, आउटसाइड द फंक्शन वाला भी 10 ही आया। तो आई होप समझ में आया होगा। अब पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या दे रखा है। देखो हमारा क्या है, फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें एक हमारे पास स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, एक यूजर डिफाइंड फंक्शंस होंगे, तो यूजर डिफाइंड है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में हमारे बिल्ट इन फंक्शंस आते हैं और मॉड्यूल्स आते हैं। तो इन्हें पढ़ना स्टार्ट करता है कि कौन कौन से क्या है। तो देखो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि पाइथन हैज अ वेरी इंटेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, इट इज अ कलेक्शन ऑफ मेनी बिल्ट इन फंक्शन। यानी कि पाइथन के पास क्या है, बहुत ही लंबी चौड़ी और बहुत ही सारी एक बड़ी सी क्या है एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, जिसमें बहुत सारे फंक्शंस क्या है ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। तो ये जो कलेक्शन है इसका, इट इज अ कलेक्शन ऑफ मेनी बिल्ट इन फंक्शन, यानी कि ये जो पाइथन के पास में लाइब्रेरी है ना इतनी बड़ी, इसके अंदर क्या है बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस का ऑलरेडी जो बन रखे हैं फंक्शन, उसका एक बहुत बड़ा कलेक्शन है। एंड दैट कैन बी कॉल्ड इन द प्रोग्राम एज व्हेन रिक्वायर्ड, यानी कि हम क्या करते हैं फिर इन प्रोग्राम्स को जो ऑलरेडी डिफाइंड है फंक्शन, इनको अपने प्रोग्राम के अंदर कॉल कर लेते हैं जब भी हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले बिल्ट इन फंक्शंस के कुछ एग्जांपल देखते हैं और पढ़ते हैं कि बिल्ट इन फंक्शन है क्या। बिल्ट इन फंक्शन क्या है, जो रेडीमेड फंक्शंस हमारे पाइथन के अंदर बने हुए हैं, हमें उन्हें बनाने की जरूरत नहीं है, तो वो हमारे बिल्ट इन फंक्शन है। जैसे कि a इज इक्वल टू इनपुट कराओगे आप, एंटर नंबर, इंटीजर नंबर ले लिया, फिर b से आपने क्या किया, a को मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद आपने प्रिंट कराया द स्क्वायर ऑफ a इज b, यानी कि अगर आप जैसे मान लो आपने a की जगह क्या दिया होता, 2 लिया होता, फिर b में आपने क्या सेव करा दिया 2 इंटू 2, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 क्या देगा 4, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, तो आपने यही यहाँ पे क्या करा दिया प्रिंट करा दिया। तो ये तो एक नॉर्मल सा फंक्शन हो गया। सो इन अबव फंक्शन इन अबव प्रोग्राम इनपुट इंट प्रिंट आर द बिल्ट इन फंक्शन। अब देखो आपने 3 चीजों का यूज किया, एक तो आपने यूज किया यहाँ पे किसका, इंट का, इंटीजर, उसके बाद आपने यूज किया इनपुट का, और उसके बाद आपने यूज किया प्रिंट का, पर आपने इस फंक्शन को कहीं भी डिफाइन नहीं किया। क्यों नहीं डिफाइन किया, क्योंकि आपने वैल्यूज ली पर ये ऑलरेडी क्या है पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में प्री डिफाइंड है, आपको इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह के फंक्शंस का जब हम यूज करते हैं जो ऑलरेडी पाइथन में है, तो वो हमारे क्या होते हैं, हमारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। तो समझ में आया होगा। अब देखो एफ नेम इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर नेम, तो यहाँ पे जो इनपुट है वो क्या हमारा एक बिल्ट इन फंक्शन है। आई होप आपको समझ में आया किस तरह से हम क्या करते हैं इन फंक्शंस का यूज करते हैं। अब ये इनपुट यहाँ पे जो हमने लिखा, ये वाला इनपुट, ये क्या ऑलरेडी एक बिल्ट इन फंक्शन है हमारा पाइथन के अंदर। तो इसे इरेज करते हैं और आगे पढ़ना शुरू करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं कि हमारे जो बिल्ट इन फंक्शन है उसके कुछ टाइप हैं कि हमारे इनपुट एंड आउटपुट, डेटा कन्वर्जन, मैथमेटिकल फंक्शन, अदर फंक्शंस। तो ये कौन कौन से हैं, अगर इन्हें समझने की कोशिश करें तो इनके नाम से ही समझ में आएगा। बिल्ट इन के क्या है, यहाँ पे 4 क्लासिफिकेशन दे रखे हैं। अब 4 क्लासिफिकेशन में 2 तो हमारे
हमारा इनपुट और आउटपुट के ही हो गए कि जिसमें एक में हम क्या करेंगे, इन पर इनपुट का यूज करेंगे, एक प्रिंट का यूज करेंगे। आउटपुट के लिए हम क्या करते हैं ना, प्रिंट कर दो इस चीज को, प्रिंट कर दो उस चीज को, तो आउटपुट हमें इससे मिलता है। डेटा कन्वर्जन क्या है हमारा, जो हमने डेटा की जितने भी डेटा टाइप देखे हैं कि हमारा बुलियन हो गया, कैरेक्टर हो गया, डिक्शनरी, फ्लोट, इंट, लिस्ट, ऑर्डर, सेट, स्ट्रिंग, टपल, ये सब हमारे क्या है, डेटा कन्वर्जन के लिए आते हैं। और अगर बात करें हमने मैथमेटिकल फंक्शंस की, तो मैथमेटिकल फंक्शंस हमारे कौन से हैं, हमारा एब्स, डिव मोड, मैक्स, मिन, पावर, सम, ये सब हमारे क्या है, मैथमेटिकल फंक्शंस जब हम परफॉर्म करते हैं तो उसके अंदर आता है। अगर हम अपने बाकी के बचे हुए फंक्शंस की बात करें तो वो क्या है, हमारा इंपोर्ट हो गया, आपका लेंथ, रेंज, टाइप, ये सब हमारे किसके अंदर आएंगे, अदर फंक्शंस के अंदर आएंगे। आई होप समझ में आया कि बिल्ट इन फंक्शंस क्या हैं, ये टेबल के अंदर डिफाइन कर रखे हैं, यही हमारे जो कॉमन बिल्ट इन फंक्शंस हैं, जिसमें से पहला क्या है हमारा फंक्शन सिंटैक्स है हमारा एप्स वाला, यानी कि हमारा जो अदर फंक्शन में आ रहा था, सॉरी जो मैथमेटिकल फंक्शंस में आ रहा था, यहाँ पे क्या हुआ है, जो हमारा एप्स एक्स लिखा है, यानी कि अगर हमने abs और उसके बाद x यहाँ पे हमने कुछ वैल्यू डाल दी तो x क्या हो सकता है, हमारे इंटीजर या फिर कोई भी एक फ्लोटिंग नंबर हो सकता है। और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x ये क्या रिटर्न करती है, एक एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करेगी। मान लो कि यहाँ पे हमने एप्स 4 डाला तो हमें रिटर्न में क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। अगर हमने यहाँ पे क्या डाला, अगर हमने यहाँ पे एप्स -5.7 डाला तो हमें एक एब्सोल्यूट वैल्यू 5.7 मिलेगी, यानी कि एक फिक्स्ड एक पॉजिटिव वैल्यू हमें यहाँ पे मिलती है। डिव मोड क्या होता है, हमारा जो डिवीजन है, जिसको मोड वाला जो डिवीजन था उसके दौरान हमें मिलता है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, क्वोशिएंट भी मिलेगा और रिमाइंडर भी मिलेगा। हमने सिंपल डिवीजन देखा, हमने फ्लोर डिवीजन देखा, हमने और भी बहुत सारी चीजें देखी हैं, जो 3 टाइप के डिवीजन हमने देखे हैं, परसेंटेज वाला, सिंपल डिवीजन, फ्लोर डिवीजन। तो यहाँ पर क्या है, डिव मोड, यहाँ पे ये क्या करेगा, आपको क्वोशिएंट और आपका रिमाइंडर दोनों ही जनरेट करके आपको देता है। तो ये इनपुट आपको, आउटपुट आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है वो आपको देखने को मिलेगी कि अगर आपने मैक्स मिन का यूज करा है तो मैक्स का यूज करोगे तो मैक्सिमम वैल्यू, मिन का यूज करोगे तो मिनिमम वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। उसी के साथ में यहाँ पे क्या है हमारा मिनिमम, मिन सीक्वेंस और मिन XYZ, यानी कि जैसे यहाँ पे अगर आपने क्या किया, मिनिमम है 1 2 3 4, उसके बाद आपने यहाँ पे मिन का यूज किया तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैंने कहा था कि मिनिमम वैल्यू क्या है 1, तो वो देखने को मिलेगी। तो ये तो नंबर्स में होगा, पर अगर आपने कोई स्ट्रिंग पास करी है तो स्ट्रिंग में आपका जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या होगी, आपने जो स्ट्रिंग पास करी उसके अंदर मिनिमम वैल्यू आपकी फर्स्ट पोजीशन पे होगी। यानी कि कैसा कह सकता है कि अगर इरेज करें तो हैशटैग अपर केस लेटर्स हैव लोअर ASCII वैल्यूज देन लोअर केस लेटर्स, यानी कि अगर हमने देखा है कि अगर आपने चैप्टर्स पढ़े होंगे स्टार्टिंग वाले तो आपने उसमें देखा होगा कि जो कैपिटल लेटर्स होते हैं उनकी जो ASCII वैल्यू होती है वो क्या होती है, कम होती है। तो हमारा जो कंप्यूटर है वो तो वैल्यूज के अकॉर्डिंग ही काम करता है, तो जिसकी वैल्यू कम होगी वही क्या होगा, मिनिमम होगा। और स्मॉल लेटर्स की जो होती है वैल्यू वो ज्यादा होती है, तो इसलिए वो क्या होगा, हमारा मैक्सिमम के अंदर चले जाएंगे। तो इस तरह से ये पास होता है। पावर तो हमारा पावर निकालने के काम ही आता है, तो पता ही है। सम में हम एडिशन करते हैं तो ये भी आसान था। लेंथ में हम क्या करता है, जो स्ट्रिंग है या हमारा कोई लिस्ट हमने बना ली है तो उसकी क्या करेगा, लेंथ को कैलकुलेट करेगा। लेंथ हमारी 0 से काउंट नहीं होती, लेंथ हमारी 1 से ही काउंट होती है। जब हम इंडेक्सिंग करते हैं तो वो 0 से शुरू होता है। अब पढ़ लेगा मॉड्यूल, बिल्ट इन फंक्शन है। अब हमारा दूसरा पार्ट क्या था, मॉड्यूल भी था। तो मॉड्यूल में क्या रखा है, अदर देन द बिल्ट इन फंक्शन, यानी कि पाइथन के जो हमने टेबल देखा था उसमें, जिसमें हमने देखा था कि हाँ थोड़ा स्ट्रक्चर में बना रखा है फंक्शन, बिल्ट इन, यूजर डिफाइंड, तो ऐसे करके यहाँ पे जो मॉड्यूल था उसमें क्या दे रखा है कि बिल्ट इन फंक्शन के अलावा हमारे पास पाइथन की लाइब्रेरी में क्या है, मॉड्यूल्स भी होते हैं। वो मॉड्यूल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो अदर देन द बिल्ट इन फंक्शन द पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ मॉड्यूल। जैसे मैंने कहा कि बिल्ट इन फंक्शंस के अलावा हमारे पास क्या होता है, मॉड्यूल भी कंसिस्ट होते हैं हमारी पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर। व्हाइल अ फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, फंक्शन क्या हमारा ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, तो मॉड्यूल क्या है, मॉड्यूल इज अ ग्रुपिंग ऑफ फंक्शंस, यानी कि फंक्शन क्या था, हमारे ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन था, और मॉड्यूल क्या होगा, ग्रुप ऑफ फंक्शंस होगा। यानी कि जब हम बहुत सारे फंक्शंस का एक ग्रुप बना रहे हैं तो वो हमारा मॉड्यूल के अंदर आ जाता है। तो ये किस तरह से बनेगा, एज वी नो दैट व्हेन अ प्रोग्राम ग्रो फंक्शन इज यूज्ड टू सिंप्लीफाई द कोड एंड टू अवॉइड रिपीटिशन। यानी कि हमें पता है कि जब हम क्या करते हैं, हमारा फंक्शन बड़ा हो जाता है, कोई भी प्रोग्राम हम लिख रहे हैं अगर उसका कोड बड़ा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, फंक्शंस का यूज करते हैं ताकि रिपीटिशन ना हो और एक कोड जो है वो सिंप्लीफाई हो जाए, इजीली काम करे। फॉर अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इट मे बी नॉट feasible to manage the code in a one single line, then the program is divided into different part under different level called modules। यानी कि मान लो कि अगर आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ गई जिसको मैनेज करना बहुत ज्यादा आसान नहीं है, तो वहां पे आप क्या
करोगे, कोड को सिंगल फाइल में तो नहीं लिख सकते कि एक सिंगल लाइन में आपने कोड को लिख दिया, आपका काम हो गया, नहीं। वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट लेवल्स में उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड करते हैं तो मॉड्यूल्स का यूज करते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मॉड्यूल्स कहते हैं। किस तरह से ये मॉड्यूल्स यूज होंगे, जैसे कि मॉड्यूल इज क्रिएटेड एज अ python.py फाइल कंटेनिंग अ कलेक्शन ऑफ फंक्शंस डेफिनेशन। यानी कि मान लो यार आपने क्या करिए, पाइथन की फाइल बनाई, तो लास्ट में क्या करोगे, .py यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो वो .py क्या है, हमारा एक मॉड्यूल है, जिससे हमें पता चलता है कि उसके अंदर क्या है, हमारे कलेक्शन ऑफ फंक्शंस डेफिनेशंस वहाँ पे है। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, उससे पहले सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स क्या है, इंपोर्ट करोगे मॉड्यूल का नाम, फिर अपने उसका जो भी आपने मॉड्यूल आपको चाहिए उसको इंपोर्ट लिखोगे सबसे पहले, तो ये ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शन हो गया। उसके बाद जो मॉड्यूल आपको चाहिए उस मॉड्यूल का क्या करो, नाम लिख दोगे। आपने क्या किया, इंपोर्ट किया, आपने उस मॉड्यूल का नाम दे दिया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी भी मॉड्यूल को एक्सेस कर सकते हो। अब जैसे कि दिस गिव्स अस एक्सेस टू ऑल द फंक्शन इन द मॉड्यूल्स, यानी कि हमारे मॉड्यूल्स के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं, हम इन सभी फंक्शंस को क्या कर सकते हैं, उनका नाम लिख के उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसे रेज करना है, इसका जैसे यहाँ पे दे रखा है कि मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम, द सिंटैक्स इज एज शोन बिलो। देखिए सिंटैक्स यहाँ पे क्या दे रखा है, मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम यहाँ पे हमें दे रखा है। अब जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, अब हमारा जो बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं, तो वो क्या क्या है, पाइथन लाइब्रेरी हैज मैनी बिल्ट इन मॉड्यूल्स। जैसे हमारे पाइथन लाइब्रेरी में मैनी बिल्ट इन फंक्शंस थे, उसी के साथ साथ हमारी लाइब्रेरी में बिल्ट इन मॉड्यूल्स भी ऑलरेडी प्रेजेंट है। उनमें से अगर हम कुछ को एक्सप्लोर करें तो कौन से हमारे कॉमनली और फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, तो उनमें से 3 हमें रखे हैं, तो मैथ, रैंडम, फिर स्टेटिस्टिक्स। तो मॉड्यूल का नाम क्या हो गया, मैथ हो गया। तो अगर हमें इस मैथ मॉड्यूल को एक्सेस करना है तो हम क्या लिखेंगे, जो सिंटेक्स बताया था, इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट करने के बाद जो भी मॉड्यूल का नाम है वो लिख दोगे। तो इंपोर्ट मैथ से क्या हो जाएगा, आपका जो मैथ वाला मॉड्यूल है वो इंपोर्ट हो जाएगा और उसमें जितने भी फंक्शंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे आपको देखा है कि मैथ डॉट सील, यानी कि अगर आपको क्या करना है, आपने जैसे यहाँ पे 2 सिंटेक्स दिए थे, मॉड्यूल को इंपोर्ट करने का ये सिंटेक्स है, उसके बाद हम सिंटेक्स यहाँ पे जब हमने मॉड्यूल को इंपोर्ट कर दिया, उसके बाद हम काम करा रहे हैं उससे, तो हमने मॉड्यूल का नाम और जो फंक्शन हमें चाहिए हमने वो यहाँ पे उससे एक्सेस करवाया। अब जैसे यहाँ पे रखा है, हमने क्या किया, सबसे पहले तो इंपोर्ट किया और उसके बाद अपना मॉड्यूल का नाम और जो फंक्शन हमें चाहिए वो हमने यहाँ पे लिख लिया। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया किसका, मैथ डॉट सील और एक्स का। तो एक्स हमारा यहाँ पे इंटीजर या फिर फ्लोट वैल्यू हो सकती है। अब मैथ तो हो गया मॉड्यूल का नाम और हमारा सील हो गया यहाँ पे किसका, फंक्शन का नाम। उसके बाद ये सील है, क्या करेगा, सीलिंग वैल्यू ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट करेगा। यानी जैसे अगर माइनस का 9.7 दे रखा है, तो मान लो कि अगर आप इसका राउंड ऑफ कर रहे हो तो ये नेगेटिव नंबर है, तो क्या राउंड ऑफ जाएगा इसका राउंड ऑफ जाएगा माइनस का 9। अगर मान लो यहाँ पे क्या दे रखा होता, माइनस का 8.9 दे रखा होता, तो इसका क्या जाता, माइनस का 8 जाता। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसमें दूसरा क्या दे रखा है कि 9.7, इसका राउंड ऑफ देगा तो क्या जाएगा, 10 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर 9 का देखेंगे तो 9 तो ऑलरेडी एक कंप्लीट नंबर है, तो वो सेम ही रहेगा। तो मैथ डॉट फ्लोर में क्या वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे हमारी फ्लोर वैल्यू ऑफ एक्स हमें देखने को मिलेगी। एक्स इंटीजर भी हो सकता है या फिर फ्लोट नंबर भी हो सकता है। जैसे मैथ डॉट फ्लोर -4.5 है, तो इसमें भी हम क्या करते हैं, एज अ राउंड ऑफ ही करते हैं, पर इसमें हम क्या करेंगे, कंप्लीट जैसा इसमें ऊपर नॉर्मली राउंड ऑफ किया था वैसा इसमें नहीं होगा। इसमें हम क्या करेंगे, एक वैल्यू पीछे जाएंगे। तो जैसे कि अगर हम एक नंबर लाइन बनाए और यहाँ पे -4 लिखे और -4.5 इधर आ जाएगा और यहाँ पे -5 आ जाएगा। तो जब हम क्या करते हैं, अगर राउंड ऑफ करते हैं, जैसे यहाँ 4 लिखा होता है, यहाँ 4.5 लिखा होता है, यहाँ 5 लिखा होता, तो इसका राउंड ऑफ क्या होता है, 5। तो नेगेटिव नंबर का राउंड ऑफ क्या होता है, 4 हो जाता। पर यहाँ पे क्या होगा, ऑपोजिट होगा। यहाँ पे अगर 4.5 पॉजिटिव नंबर का राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे एक नंबर पीछे जाएगा, यानी कि 4 आ जाएगा। तो ऐसे इसका भी क्या होगा, -5 हमें देखने को मिलेगा। तो अब समझ में आएगा कि इसमें फ्लोर वैल्यू किस तरह से डिफाइन होगी। उसके बाद हमें यहाँ पे दूसरी चीज क्या दे रही है, मैथ डॉट फैब दे रखी है। तो ये पूरी टेबल में आपको यही दे रखा है कि मैथ डॉट फैब का किस तरह से यूज कर सकते हो। तो इसमें आपको फ्लोटिंग वैल्यू और इंटीजर दोनों में से कोई सी भी वैल्यू आप ले सकते हो। इसमें आपको एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स देखने को मिलेगी। तो जैसे कि अगर 6.7 है तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आंसर में 6.7 देखने को मिलेगा। अगर -6.7 है तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ 6.7 देखने को मिलेगी। -4 है तो पॉजिटिव का 4 0, यानी कि फ्लोट वैल्यू आपको आंसर में देखने को मिलती है। तो ये हमारा डॉट फैब हो गया। मैथ डॉट फैक्टोरियल में क्या होगा, इसमें आपको फैक्टोरियल का आंसर आपको देखने को मिलेगा। अगर 5 का फैक्टोरियल पूछा है तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इस तरह से आपको आंसर देखने को, टोटल पूरा आपको आंसर ही मिल जाएगा। मैथ डॉट एफ मोड अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा परसेंटेज वाली डिवीजन है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ क्या दिया, मैथ डॉट एफ मोड 4,4.9 आपको दे रखा है। तो यहाँ पे जब आपने इसे डिवाइड किया होगा तो यहाँ पे आपका 4.0 आपको देखने को मिल गया। उसी की वजह से मैथ डॉट एफ मोड दे रखा है 4.9
0.9, तो यहाँ पे आपको क्या मिला 0.0 आंसर देखने को मिला। तो इस तरह से क्या हो रहा है, यहाँ पे चीजें आपस में डिवाइड होकर आपको आंसर मिलेगा। तो ये टेबल आप पूरी अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब हमारा मैथ मॉड्यूल के पास दूसरा मॉड्यूल कौन सा था, रैंडम मॉड्यूल। तो रैंडम मॉड्यूल किस तरह से यूज होता है, सो दिस मॉड्यूल कंटेन फंक्शन दैट आर यूज्ड फॉर जनरेटिंग रैंडम आंसर्स, यानी कि मैथ मॉड्यूल्स तो हमारे मैथ ऑपरेटर्स के अकॉर्डिंग काम कर रहा था और फिर उसका एक आंसर रिटर्न करके हमें दे रहा था। पर हमारा जो रैंडम मॉड्यूल है, इसका यूज हम क्यों करते हैं, इसका यूज करते हैं ताकि हम रैंडम नंबर्स को जनरेट कर सके। तो आप समझ में आएगा। इसकी टेबल को भी एक बार देख लेते हैं। इसको भी इंपोर्ट करने का सेम ही तरीका है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इंपोर्ट लिखेंगे और फिर अपने मॉड्यूल का नाम लिख देंगे। तो इंपोर्ट रैंडम, इस तरह से क्या होगा, जो रैंडम मॉड्यूल है वो इंपोर्ट हो जाएगा। टेबल में क्या दे रखा है, इसके भी अपने कुछ रैंडम मॉड्यूल्स के अपने भी कुछ फंक्शंस हैं। तो क्या करेंगे, अपना मॉड्यूल का नाम लिखेंगे फिर फंक्शन का नाम लिखेंगे। जैसे रैंडम डॉट रैंडम, तो इससे क्या होगा, कोई भी एक रैंडम आंसर आपको जो आपको नहीं पता उसके बीच में से कोई भी आंसर आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे आपने क्या किया, 0.0 to 1.0, 0.0 से लेके 1.0 तक के बीच में कोई भी एक रैंडम आंसर अगर आप मचाओगे तो ये आपको जनरेट करके दे देगा। जैसे यहाँ पे इसने जनरेट किया 0.65333522। तो इससे क्या हुआ कि एक रैंडम आंसर आपको जनरेट होकर मिल गया। मान लो कि अगर आपको कभी किसी रैंडम आंसर की जरूरत पड़ रही है तब हम इस मॉड्यूल का यूज करेंगे। अब हम क्या करते हैं, इस रैंडम मॉड्यूल का यूज करते हैं। और जैसे यहाँ पे क्या दिया है, दूसरा दे रखा है मॉड्यूल का नाम और फंक्शन का नाम रैंडम डॉट रेड इंट, यानी कि क्या करेंगे, इंटीजर्स वैल्यू का यूज करेंगे। तो यहाँ पे फिक्स कर दिया कि हम सिर्फ इंटीजर्स वैल्यू ही लेंगे, यहाँ पे फ्लोट वैल्यू नहीं चलेंगी। तो रैंडम इंटीजर बिटवीन एक्स एंड वाई, तो जैसे एक्स एंड वाई हमारे क्या होगा, जो पैरामीटर्स हमने वेरिएबल्स यहाँ पे डाल रखे हैं, जैसे 3,7, तो रैंडम डॉट रैंड इंट क्या है 3,7। तो 3,7 में से कोई भी एक रैंडम नंबर हमें देखने को मिलेगा। तो क्या आएगा हमारा, जैसे 3,7 में से हमने 4 ले लिया, साथ ही साथ जैसे अगर -3,5 में से कोई रैंडम नंबर लेंगे तो मान लो हमें 5 देखने को मिल गया। तो इस तरह से क्या करता है, ये काम करता है। तो रैंडम डॉट रैंड रेंज, तो ये हमारा रेंज में काम करेगा। मान लो कि हमने 5 तक की रेंज दे रखी है तो उसमें आपको 4 आंसर देखने को मिला। या अगर अपने लास्ट वाले की बात करें तो इसमें भी हमारा रेंज ही आएगी जिसमें हम वैल्यू दे देंगे। जैसे ये तो 5 था तो सिर्फ 5 तक की रेंज आई कि आप 0 से 5 तक की रेंज ले सकते हो। पर अगर हमें 2,7 की रेंज चाहिए, यानी कि 2 से 7 तक, तो रेंज कहाँ तक जाएगी, 6 तक जाएगी। या रैंडम 5 तक रेंज थी तो 5 की रेंज कहाँ तक जाएगी, 4 तक ही जाएगी। तो 4 इसलिए नहीं आया क्योंकि रेंज 4 तक जाएगी। इन्होंने एक रैंडम रेंज को क्या करा, एक जनरेट करके हमें एक रैंडम रेंज यहाँ पे रैंडम रेंज हमें यहाँ पे जनरेट करके दे दी। अब हमें बोला कि 2 से 7 तक कोई भी एक रैंडम रेंज में से कोई भी नंबर ले लो, तो इन्होंने मान लो 2 ले लिया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, रैंडम नंबर्स जनरेट कर सकते हो। अब हमारा जो लास्ट मॉड्यूल है स्टैटिस्टिक्स, तो इसमें क्या दे रखा है, दिस मॉड्यूल प्रोवाइड्स फंक्शन फॉर कैलकुलेटिंग स्टैटिस्टिक्स और न्यूमेरिक रियल वैल्यू डाटा। यानी कि अगर हम क्या करते हैं, अगर हमें स्टैटिस्टिक्स परफॉर्म करनी है, यानी कि अगर हमें स्टैट्स का यूज करना है अपने रियल डेटा को सॉल्व करने के लिए, तो हम इस मॉड्यूल का यूज करेंगे। इसको भी सेम तरीके से इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स से क्या होगा, ये मॉड्यूल इंपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद इसके फंक्शंस का यूज करने का भी सिंटेक्स सेम ही है, मॉड्यूल का नाम दो और फिर फंक्शन का नाम लिख दो। जैसे यहाँ पहला क्या दिया है, स्टैटिस्टिक्स डॉट मीन, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मीन यहाँ पे मीन जनरेट करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे हमें लिस्ट में कुछ नंबर्स दे रखे हैं तो इन सबको ऐड करेंगे और इनके जितने भी नंबर हो, जैसे 1 2 3 4 5 से क्या कर देंगे, इसे डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा मीन आउटपुट हमें देखने को मिलेगा। ऐसे ही स्टैटिस्टिक्स डॉट मीडियन दे रखा है तो मीडियन जनरेट करेंगे, और मोड दे रखा है तो मोड की वैल्यू भी निकालेंगे। तो इस तरह से क्या होता है, हमारे जो मॉड्यूल्स है वो आपस में काम करते हैं। सो इम्पोर्ट स्टेटमेंट कैन बी रिटन एनीवेयर इन द प्रोग्राम। अब जैसे इम्पोर्ट जो है हमारा, वो हम प्रोग्राम में कहीं पर भी लिख सकते हैं अगर हमें मॉड्यूल का यूज करना है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सबसे पहले आप इंपोर्ट लगाओगे फिर उसके बाद ही मॉड्यूल का यूज करोगे, पर अगर मॉड्यूल को एक्सेस करना है तो आप उसे अपने फंक्शन के बीच में कहीं पर भी इंपोर्ट का यूज कर सकते हो। मॉड्यूल मस्ट बी इंपोर्टेड ओनली वंस। अब आप मॉड्यूल को एक बार, जैसे मान लो आपने क्या क्या इंपोर्ट किया, आपने सबसे ऊपर से इंपोर्ट कर लिया, फिर उसके बाद आपने नीचे में कोड लिखा, तो ये एक बार इंपोर्ट कर लिया तो काफी है। अब ऐसा नहीं कि आपने एक बार इंपोर्ट किया फिर आपने वेरिएबल अपना आउटपुट लिखा, फिर आपके उसके बाद दोबारा से इंपोर्ट कर लिया, तो इस तरह से करोगे तो एरर आ जाएगी। तो ये नहीं करना होता, एक ही बार क्या करना होता है, आपको इंपोर्ट करना होता है किसी भी मॉड्यूल को। पर मान लो कि अगर आपको अपना कोई और मॉड्यूल लिख रहे हैं, कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, उसके दौरान आपको क्या है, हेल्प की जरूरत पड़ रही है, तो आप क्या कर सकते हो, वहां पर आप हेल्प मॉड्यूल का यूज कर सकते हो, हेल्प और यहाँ पे मॉड्यूल डाल सकते हो। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, आपको एक हेल्प मिल जाएगी किस तरह से आप क्या करोगे, पाइथन में जो भी अवेलेबल मॉड्यूल्स हैं उनको आप यूज कर सकते हो। टू व्यू द कंटेंट ऑफ द मॉड्यूल से मैथ टाइप द फॉलोइंग, यानी कि अगर आपको क्या करना है, किसी भी मॉड्यूल के अंदर का कंटेंट देखना है तो उसको देखने के लिए आप क्या करोगे, हेल्प
मैथ का यूज आप करोगे। अब जैसे इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि इन्होंने क्या किया, हेल्प के अंदर अपने मॉड्यूल का नाम दे दिया, तो इन्होंने हेल्प मैथ डाला, तो उससे क्या पता चला, उससे आउटपुट में आया कि हेल्प क्या करेगा, हेल्प ऑन बिल्ट इन मॉड्यूल मैथ, यानी कि हेल्प क्या हमारा एक बिल्ट इन मॉड्यूल मैथ का मॉड्यूल है। तो नाम क्या है इसका, मैथ है। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है कि ये क्या है, एक मॉड्यूल हमेशा अवेलेबल है और ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है हमें मैथमेटिकल फंक्शन के एक्सेस को। तो इस तरह से क्या होगा, हमें यहाँ पे एक फंक्शन भी दे रखा है कि अक्रॉस एक्स स्लैश डिवाइड का फंक्शन दे रखा है, तो रिटर्न करेगा क्या, हमारा कोसाइन मेजर्ड इन द रेडियंस ऑफ एक्स। तो यानी कि इन्होंने क्या किया, एक मैथ फंक्शन जो है, जो हमारा मैथ मॉड्यूल है, उसका इन्होंने एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मैं दे के दे दिया कि क्या नाम है, क्या काम करता है, किस तरह से है, बिल्ट इन है या यूजर डिफाइंड है। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या दे रखा है, अब हमें दे रखा है फ्रॉम स्टेटमेंट। हम स्टेटमेंट्स के दौरान स्टेटमेंट्स का यूज करके किस तरह से क्या कर सकता है, मॉड्यूल को एक्सेस कर सकता है। सो इंस्टेड ऑफ लोडिंग ऑल द फंक्शन इनटू मेमोरी बाय इंपोर्टिंग अ मॉड्यूल फ्रॉम स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड टू एक्सेस ओनली द रिक्वायर्ड फंक्शन फ्रॉम अ मॉड्यूल। स्टेटमेंट्स का यूज हम किस तरह से करेंगे, देखो इन्होंने कहा है कि अगर हम क्या करें, अगर हम बार बार फंक्शंस को मेमोरी को इंपोर्ट ना कर करके मेमोरी को ना भरे, यानी कि बार बार इंपोर्ट मॉड्यूल का यूज ना करके हम क्या कर सकते हैं, हम स्टेटमेंट्स का भी यूज कर सकते हैं कि आप क्या करो, फ्रॉम मॉड्यूल का नाम इंपोर्ट करो अपने फंक्शन के नाम को और उसको फिर यूज कर सकते हो। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्टेटमेंट्स का भी यूज कर सकते हैं। तो अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है कि फ्रॉम एक हम रैंडम का यूज करेंगे। सो फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट रैंडम, जैसे हमने देखा था हम क्या कर रहे थे, रैंडम डॉट रैंडम का यूज कर रहे थे। तो इंपोर्ट जैसे हमने मॉड्यूल को और फंक्शन नेम लिखा था इंपोर्ट करने के बाद, तो उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, सीधा स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट रैंडम। तो इससे क्या हुआ, हमने सीधा उसे स्टेटमेंट के थ्रू क्या करा, इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद हमारा जो फंक्शन का नेम है वो क्या था, जैसे हमने देखा था रैंडम डॉट रैंडम, तो रैंडम क्या था, यहाँ पे मॉड्यूल का नाम था और दूसरा रैंडम फंक्शन का नाम भी था। तो फंक्शन लिखने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है। तो फंक्शन का नाम क्या है, रैंडम, तो इसलिए उसे कॉल करेंगे तो रैंडम लिखकर आ जाएगा। तो मॉड्यूल नेम क्या है हमारा, रैंडम। उसके बाद एक रैंडम आउटपुट क्या है, जनरेट हो जाएगा। तो ये इस तरह से काम किया। उसके बाद अगर दूसरा एग्जांपल देखें, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट सील, जैसे हमने देखा था कि हमने क्या किया था, हमने पहला ही उसका एग्जांपल क्या था कि मैथ डॉट सील हमने लिख रखा था। तो हमने क्या किया, फ्रॉम मैथ में से यानी कि मैथ मॉड्यूल में से हमने क्या इंपोर्ट कर लिया, सील फंक्शन को इंपोर्ट कर लिया। और उसी के बाद क्या दे रखा है, SQRT वैल्यू, यानी कि स्क्वायर यहाँ पे हमने उसका ले लिया। तो वैल्यू क्या है हमारी सील की, 624.7। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे स्क्वायर रूट, अब ये जो SQ यानी कि स्क्वायर और RT यानी कि रूट है, तो 624.7 की अगर हम सील वैल्यू निकाले तो वो क्या हो जाएगी, 625 हो जाएगी। और अगर इसका स्क्वायर रूट अगर हम निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 25.0 आ जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारे फंक्शंस जो हैं वो आपस में काम करते हैं। तो अब समझ में आया होगा। अगर हम दूसरा यहाँ पे देखें, रखा है यहाँ पे हमने A के अंदर क्या सेव कराया, इंटीजर वैल्यू। A के अंदर हमने इनपुट कराया इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, यानी कि हमने क्या किया, फर्स्ट नंबर को A के अंदर सेव कराया। फिर उसके बाद प्रिंट कराया स्क्वायर रूट ऑफ A, जो भी हमारा A है उसको हमने क्या कराया, उसको स्क्वायर रूट लिखवाया। तो स्क्वायर रूट किस तरह से होगा, फंक्शन का यूज करके होगा, मॉड्यूल का यूज करके होगा। तो मैथ डॉट स्क्वायर रूट का हमने क्या किया, यहाँ पे यूज किया। तो अब वो क्या करेगा, हमारा जो फंक्शन और मॉड्यूल है आपस में काम करेंगे। फिर क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे फ्लोर A प्लस B बाय C, यानी कि फ्लोर का यूज करेंगे, फ्लोर फंक्शन का। और उसके बाद क्या कराएंगे, मैथ डॉट सिन फ्लोट H फ्लोट C। तो इस मॉड्यूल का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो इसे एग्जांपल देख रहा है कि अगर हमें क्या करना है, क्रिएट अ यूजर डिफाइंड मॉड्यूल बेसिक मैथ दैट कंटेन्स अ फॉलोइंग यूजर डिफाइंड फंक्शन, यानी कि हमें क्या करना है, एक यूजर डिफाइंड। अभी तक तो हम देख रहे थे कि बिल्ट इन फंक्शंस कौन से हैं, बिल्ट इन मॉड्यूल कौन से हैं। तो अब हम देखेंगे यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स हैं, जिससे हम क्या करेंगे, बेसिक मैथमेटिक के जो फंक्शंस हैं उनका यूज करेंगे और उनको क्रिएट करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या लिख दिया हमने, यहाँ पे हमने लिख दिया कि बेसिक मैथ मॉड्यूल। और उसमें क्या होगा, हमारे जो बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये सारे इनका क्या करेंगे, इनका यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो इन्होंने हैशटैग लगा के क्या कर दिया, कमेंट पास कर दिया जो प्रिंट नहीं होगा। तो सबसे पहले बिगिनिंग ऑफ द मॉड्यूल, ये कमेंट है तो ये प्रिंट नहीं होगा। उसके बाद हमने क्या फंक्शंस डिफाइन करे। पहला फंक्शन क्या है, ऐड का, तो डेफ एड नम x, y हमारे पैरामीटर्स हो गए। रिटर्न क्या करेंगे, वैल्यू में x प्लस वाई। दूसरा फंक्शन डिफाइन किया सब्ट्रैक्ट का, तो डेफ सब नम, इसमें क्या हुआ, x और y पैरामीटर हुए। रिटर्न क्या करेंगे, वैल्यू x माइनस वाई रिटर्न करेंगे। फिर डेफ मल्टी नम, यानी कि मल्टीप्लाई करने के लिए x y पैरामीटर और मल्टीप्लाई का साइन क्या होगा, स्टार।
तो रिटर्न करा देंगे x स्टार y, मल्टीप्लाई का आंसर मिल जाएगा। और लास्ट फंक्शन डिफाइन करेंगे कि डेफ डिव नम, इससे डिवीजन होगी तो x, y पैरामीटर्स हो गए। इफ y इक्वल्स टू 0, अगर हमारा डिनोमिनेटर किसी ने 0 दे दिया तो डिवीजन परफॉर्म नहीं होगी, इसलिए यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई है इफ और एल्स की। तो हम लिख देंगे डिवीजन बाय 0 एरर, 0 डिवीजन एरर आ जाएगी। और अगर एल्स कंडीशन यानी कि अगर y इक्वल्स टू 0 नहीं है तो हम क्या रिटर्न कराएंगे, x बाय y रिटर्न करा देंगे। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा जो मॉड्यूल है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो आउटपुट आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है, जैसे कि हमारे फंक्शन में क्या होगा, अब हमें सिर्फ x और y की वैल्यू देनी है। हमारे फंक्शन में हमें सिर्फ x और y की वैल्यू देनी है। उसके बाद हमारा जो फंक्शन है वो ऑलरेडी खुद ही अपना काम करने लगेंगे। जैसे a इज इक्वल टू बेसिक मैथ एड नम, इसके अंदर दो वेरिएबल्स हमने अपने डाले 2 और 7 और 2 और 5। और जब हमने क्या किया, बेसिक ऐड का यूज किया। जैसे अगर हमने डिफाइन किया था ऐड नम, तो हमारे बेसिक मॉड्यूल्स का अगर हमने ऐड नम का यूज किया तो हमारे वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड होकर हमें मिलेगी। तो 7 हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसे रेज करो और आगे बढ़े। जैसे यहाँ पे हमने क्या देखा कि a के अंदर वैल्यू सेव कराई थी, a इज इक्वल टू इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। तो उसके बाद क्या होगा, हमारे वैल्यूज जो है वो a के अंदर सेव होती रहेंगी। उसके बाद दूसरा था हमारा सब्ट्रैक्ट नम का, तो सब नम, तो उससे क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2,5 है। तो हमने क्या किया, x माइनस वाई किया था, तो आंसर हमारा माइनस का 3 जनरेट होगा। तो इस तरह से आपके जो फंक्शंस हैं वो अपना काम करेंगे, इस तरह से ऑपरेट करेंगे। और इसी के साथ हमारा जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। आई होप मैंने आपको जितना भी पढ़ाया वो सारा आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।